हेलो बच्चों, आज हमारे सामने जो वर्कशीट है, देखिए वो आपकी क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की 11th वर्कशीट है, जो कि 29 जुलाई 2020 यानी वेडनेसडे के लिए आई है। इसमें आज हम टॉपिक देखते हैं क्या है। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु तथा अणु, जिसमें हम परमाणु और अणुओं के बीच में जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं उनको जानेंगे। जिज्ञासा जानना चाहती है कि यौगिक और मिश्रण इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारी पिछली वर्कशीट में हम यौगिक, तत्व और मिश्रणों के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। ज्ञान यहाँ जवाब देता है कि नहीं, यह मिश्रण से बिल्कुल अलग है। जब तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तभी यौगिकों का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, आगे ज्ञान अपनी दीदी को ये भी बताता है कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, यानी कि कुछ नियम या प्रिंसिपल्स होते हैं, और इन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। बच्चों, रासायनिक संयोजन के कई नियम होते हैं। यहाँ 2 नियम पढ़ेंगे, तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि वो 2 नियम कौन से हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ हम एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें कि टेस्ट ट्यूब में कोई x विलियन 5 ग्राम लेंगे और फ्लास्क में कोई y विलियन 4 ग्राम लेंगे। हम देखते हैं कि जब हम दोनों विलियनों को मिला देते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका कुल मास इन दोनों के कुल योग के बराबर यानी कि 9 ग्राम होगा। हम देखते हैं कि अभिक्रिया से पहले और उसके बाद इसके द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आया। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही उसका विनाश। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उसके उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अब यहाँ दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके जल का एक यौगिक बनाते हैं, इन परमाणुओं के द्रव्यमानों के बीच क्या अनुपात है, चलिए वह भी समझ लें। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। AMU परमाणुओं के द्रव्यमान को नापने के लिए एक मात्रक या यूनिट होती है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 AMU और यहाँ इस अभिक्रिया में एक ही ऑक्सीजन का परमाणु अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ दोनों तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 2:16 यानी कि 2:16 हुआ। इसे हम 1:8 भी कह सकते हैं। बच्चों, जल हमने कहीं से भी प्राप्त किया हो, चाहे वो नदी हो, कोई झरना हो, समुद्र का पानी हो या फिर वह हमारी प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया हो, इनमें अनुपात सदैव 1:8 ही होगा। बच्चों, इसी तरह जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU, जहाँ ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU है। यदि हम इनके द्रव्यमानों के बीच अनुपात निकालें तो हम पाते हैं कि ये सदैव 12:32 यानी कि 3:8 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों यानी कि वे तत्व जिनसे वह यौगिक बना है, उनके द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। इसके बाद वर्कशीट में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अमोनिया का उदाहरण हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही अमोनिया भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनता है, जहाँ पर कि इनके द्रव्यमानों में अनुपात 14:3 होता है। यहाँ अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान 17 था, जो कि अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान यानी 14 + 3 17 ही है। हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है।
हाँ तो बच्चों, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत ही आसान से सवाल दिए गए हैं, जो कि पहला है कि रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखिए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमने इस वर्कशीट में आज कौन से 2 नियम समझे हैं, तो बस हमें उनके ही नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है? बेटा, ये हमने अभी ऊपर बहुत ही अच्छे से समझा है कि शुद्ध जल, चाहे वो हमने नदी का लिया गया हो या समुद्र से लिया हो, चाहे झरने से लिया हो, तो उसकी संरचना में कुछ अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये भी आप समझिए और उसके बाद इसका उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने यानी अभिक्रिया कराने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? तो बेटा, इसके जैसा बिल्कुल एक उदाहरण हमने अभी ऊपर समझाया था, तो अगर मैं समझती हूँ आप ये लोग कर ही लेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ दोबारा से उस उदाहरण को देखें, समझें और फिर इसको सॉल्व करें। यहाँ पर हमें यह भी बताना है कि हमारा जो उत्तर है वो रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर है। हमने अभी 2 नियम पढ़े हैं, तो उन दोनों नियमों से कौन सा नियम यहाँ पर लागू होता है, हमें उसका नाम लिखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। इसे हमने वर्कशीट की लास्ट में ही अभी डिस्कस किया है, तो एक बार हम उसको देख लेंगे। अब मैं समझती हूँ कि ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है। थैंक यू।